1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग आज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे सदारत। तमाम रियासतों के वज़राए आला तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मंसूबों और मकासद पर पेश करेंगे तजावीज़। अरकान पार्लियामेंट शशि थरूर और बैजयंत पांडे की क़यादत में 2 वफूद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बैरून मुल्क हुए रवाना। बाकी 2 टीमें आज होंगी रवाना। पाकिस्तान की दहशतगर्दी को करेंगे बेनकाब। भारत पाकिस्तान को चारों अतराफ से घेरने की तैयारी में मसरूफ। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को देगा नया डोजियर। RBI ने मरकजी हुकूमत को अब तक का दिया सबसे ज्यादा मुनाफा। 2024-25 के लिए 2,68,000 करोड़ रुपए किए हवाले। मालियाती गोशवारों की भी दी मंजूरी। स्टार जैवलिन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में लहराया तिरंगा। ऑर्लिन जानूस को सोसंकी मेमोरियल मुकाबले में मिला चांदी का तमगा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। तरक्की याफ्ता भारत के लिए तमाम रियासतों को टीम इंडिया के तौर पर साथ ले जाने के अपने अहद के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। इस साल का थीम तरक्की याफ्ता रियासतें बराए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान एट 2047 है। इसमें मरकजी तवज्जो रियासतों पर मरकूज रहेगी और इस तरह भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए तरक्की याफ्ता रियासत के विजन एट 2047 पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जैसे जैसे हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है, ये ज़रूरी है कि रियासतें अपनी मुनफरिद ताकतों का फ़ायदा उठाएं और निचली सतह पर तब्दीलियाँ लाएं। इस बात को यकीनी भी बनाया जाएगा कि 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को ज़मीनी सतह पर ठोस नताइज में तब्दील किया जाए। भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कई ममालिक में अपने नुमाइंदे भेज रहा है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द 5 ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहा है। ये टीम सबसे पहले गयाना जाएगी। इसके बाद टीम पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और अमरीका का दौरा करेगी। 5 ममालिक के दौरे पर रवाना होने से कबल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश नहीं रहेगा। ऑल पार्टी वफ्द में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, GM हरीश, बाली योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवरा और सफीर तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। बीजेपी MP बैजयंत पांडे की क़यादत में कुल जमाती वफ्द 4 ममालिक के लिए रवाना हुआ। ये टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अलजायर का दौरा करेगी ताकि ऑपरेशन सिंदूर और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जारी लड़ाई को उनके रूबरू पेश कर सके। बीजेपी MP बैजयंत पांडे ने कहा कि वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी को बेनकाब करेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है।
ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं, भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। रुकन पार्लियामेंट कलीमोजी की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का कसीर जमाती वफ्द 5 मुल्की दौरे के पहले मरहले में मॉस्को पहुंचा ताकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी से आगाह किया जा सके। पार्लिमानी वफ्द ने रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा आंद्रे रोडेनको से भी मुलाकात की। रूसी फेडरेशन असम्बली पार्लियामेंट के कुल जमाती अरकान, जिसकी क़यादत डोमा एवाने ज़ेरी की बैनुल-अक़वामी उमूर की कमेटी के चेयरमैन और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन लिवेंडिया इसलैंडसे कर रहे थे। वफ्द ने बैनुल-अक़वामी उमूर की कमेटी के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन आंद्रे डांसोफ और रूसी फेडरेशन काउंसिल के दीगर सेनेटर से भी मुलाकात की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से किए गए दहशतगर्दाना हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम से दुनिया को आगाह करने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के बाज़ अरकान मुख्तलिफ ममालिक को रवाना हुए। हमारे नुमाइंदगार मुकेश शुक्ला इस बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लिया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी कड़ी कार्रवाई को करने से नहीं चूकेगा। साथ ही साथ भारत ने इस ऑपरेशन के ज़रिए विश्व को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवाद फैलाता है। इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के नापाक इरादों को दुनिया भर में बताने के लिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में आज भी कई सदस्य विदेश यात्रा पर गए, जिसमें कुछ जो सदस्य थे उनका नेतृत्व वहां पर बेजन पांडा ने किया, शशि थरूर के नेतृत्व में किया गया। और ये दल जाकर के वहां बताएंगे विभिन्न देशों में कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक एजेंडा फैलाता है और वो किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद फैला रहा है और तमाम मुल्कों को उसका निशाना बना रहा है। कैमरा ललित के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से पैदा होने वाले हालात के दरमियान भारत दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कसीर फ़रीक़ी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को एक नया डोजियर देने की तैयारी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक भारत FATF से मुतालबा करेगा कि पाकिस्तान को मशकूक ममालिक की फहरिस्त यानी ग्रे लिस्ट में डालकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेरिस में वाक़ई ये इदारा मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत पर नज़र रखता है और भारत समेत 39 ममालिक इसमें शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि भारत पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF के सामने मजबूत केस पेश करेगा। पाकिस्तान अपने खित्ते में परवान चढ़ने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा है और वो कसीर फ़रीक़ी एजेंसियों से हासिल होने वाली रकम को असला और गोला बारूद खरीदने और दहशतगर्दों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़राए का कहना है कि भारतीय हुकूमत एक डोजियर तैयार कर रही है जिसे FATF की आइंदा मुकम्मल मीटिंग में पेश किया जा सकता है। ये इजलास जून में होने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जो जर्मनी के दौरे पर हैं, उन्होंने बर्लिन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और वज़ीर ख़ारजा जोहान वुडफिल्ड से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद आगे बढ़ाने और वुसअत देने के लिए हुकूमत जर्मनी के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है।
इस दौरान उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को खुलेआम पेश किया, जिस पर जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जर्मनी दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी जंग की हिमायत करेगा। भारत को इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया की हिमायत हासिल है। जब वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में जर्मनी पहुंचे और जर्मनी के साथ मीटिंग की, तो जर्मनी ने खुलकर भारत की हिमायत की। एस जयशंकर ने जुमे को बर्लिन में अपने जर्मन हममनसब जोहान वेडफुल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है और वो जौहरी ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगा। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadiful in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadiful, Johan, thank you for the hospitality, for the very good discussion. वजीर खारजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ खालिस्तान दो तरफा मामलात करेगा। इस सिलसिले में कोई इबहम नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मन वजीर खारजा जोहान वेडफुल ने कहा कि जर्मनी दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी जंग की हिमायत करेगा। उन्होंने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। India's security and global security. We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism. The fact that now a truce is in place is something we appreciate very much. What is important now is that this truce remains stable, that dialogue can happen in order to find bilateral solutions. वजीर खारजा एस जयशंकर ने जर्मनी के इस बयान की तारीफ की। वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने पर भी बात की। दोनों ने हमसाया ममालिक के मसाइल के साथ साथ आलमी खदशात पर भी तबादला ख्याल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को तनक़ीद का निशाना बनाया है। सलामती कौंसिल में जंग में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक खुले मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे सफ़ीर हरीश बी ने कहा कि भारत को कई दहाइयों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्द हमलों का सामना है। जो मुल्क दहशतगर्दों और आम शहरियों में फ़र्क नहीं करता, उसे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करने का कोई हक़ नहीं है। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress, and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police, and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples, and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical.
और छत्तीसगढ़ हुकूमत की मौसर हथियार डालने और बहाली की पॉलिसी 2025 और नियत नीला नार योजना के मुस्बत नताइज अब जाहिर होने लगे हैं। अपने इस सरों पर 87.5 लाख रुपए का इनाम रखने वाले 24 कट्टर नक्सलियों ने बीजापुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डालने और समाज के मरकजी धारे में वापस आने का तारीखी फैसला किया है। इनमें से 20 नक्सलियों पर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक के इनामात का ऐलान किया गया था। हार्डकोर माओवादियों का सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंपनी नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर जो कि CYPC भी है राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीज़न में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो PPCM हैं। इसके अलावा PLJ बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर 2 के एक सदस्य, कुल मिलाकर 87.5 लाख के इनामी आज नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। ये सभी जो सरेंडर है लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं सभी के द्वारा। इसके अलावा जो कैंप्स में अंदरूनी इलाकों में जो काम चल रहा है और जो नियत नीला नार की तरह जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको देखते हुए सभी आज हमारे सामने आत्मसमर्पित किए गए हैं, आत्मसमर्पित हुए हैं। और इनको आत्मसमर्पण के पश्चात इनको जो 50,000 का जो इनिशियल जो राशि होता है वो प्रदान किया जाएगा और साथ में ही इनको फिर ट्रेनिंग के लिए एनरोल करके फिर ट्रेनिंग हम कराएंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाई जा रही लोन वराटू मुहिम बड़ी कामयाब रही है। मुहिम के तहत 9 दिगर माओनवाजों बशमूल 4 इनाम याफ्ता माओनवाजों ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मौजूदगी में खुद सुपुर्दगी की। बाज़ाबतकारी पॉलिसी के तहत माओनवाजों को 50,000 रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें ज़मीन फराहम की जाएगी और हुनर भी सिखाया जाएगा ताकि वो मुआशरे के मरकजी धारे में शामिल हो सके। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान और चलाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुनर्वास नीति के तहत आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष टोटल 9 माओवादी आत्मसमर्पण करने के अपना इच्छा जाहिर किया है। आत्मसमर्पण माओवादी बैनर पोस्टर लगाना, नक्सली रोड खोदना और पेड़ काटने ऐसे काम में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में 3 दहाइयों से छाए हुए माओनवाजियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल बड़ी कामयाबी मिल रही है। मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुश्तरका कार्रवाई का असर अब साफ नजर आ रहा है। DT न्यूज़ के नुमाइंदे सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई के साथ नक्सल पॉलिसी, तरक्की और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर पेश है ये बातचीत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है बस्तर में, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। मोस्ट वांटेड जो नक्सली था वसो राजू, 1.5 करोड़ का उसके ऊपर इनाम था, वो भी कल मारा गया एनकाउंटर में। जो ऑपरेशन हुआ उसको हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें माओवाद का हेड जो पोलित ब्यूरो का सदस्य था, महासचिव था, बसवा राजू उर्फ गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। ये नक्सलवाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरह से नक्सलवाद की कमर ही टूट गई है। सरकार बस्तर में पुनर्वास नीति और नियत नीलार योजना चला रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या योजना है? हम लोगों ने शुरू में ही आह्वान किया नक्सलियों से कि आप लोग हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा से अच्छा पुनर्वास देंगे। और एक अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए हैं और इसका परिणाम भी निकला है। बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और जो इनामी नक्सली हैं वो अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो शहरी क्षेत्र में उनके लिए 4 डिसमिल ज़मीन और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि ज़मीन देने का ऐसा हमारे पुनर्वास नीति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत करना है। बस्तर को लेकर क्या रोड मैप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। और बस्तर का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर पर्यटन काफ़ी आगे बढ़ेगा, कृषि काफ़ी आगे बढ़ेगा, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ शक्ति से भरपूर
भरपूर है, मेहनत कश किसान हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस सैकड़ों तरह के हैं। उनका वैल्यू एडिशन करा के लोगों को भी आर्थिक रूप से वहाँ सशक्त करेंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी योगेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली हुकूमत ने जुमे को कोविड पर एक एडवाइजरी जारी करते हुए अस्पतालों से कहा है कि वो बिस्तरों, ऑक्सीजन, अद्वियात और वैक्सीन की दस्तयाबी के लिहाज से तैयार रहें। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी कई रियासतों में कोविड केसेस सामने आने के बाद सामने आई है। हुकूमत ने सेहत की देखभाल करने वाले इदारों से कहा है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तमाम मुस्बत नमूने लोकनायक अस्पताल भेजें। अस्पतालों को बिस्तरों, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात और वैक्सीन की दस्तयाबी के लिहाज से तैयारी को यकीनी बनाना चाहिए। तमाम आलात जैसे वेंटिलेटर्स, BiPAP, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA काम करने की हालत में होने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जासूसी केस के मुलजिम मोहसिन खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुल्क में अमन है क्योंकि मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। जस्टिस सोरन कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में इल्ज़ाम किसी शख्स, इदारे या गिरोह के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ जुर्म है। जमानत के लिए दरख्वास्त देने वाले मुलजिम पर गैर मुल्की एजेंसियों को हसास मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने कहा कि मुलजिम का ये अमल न सिर्फ हमारी सिक्योरिटी की तैयारियों में खलल डाल रहा है और हम वतनों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है, इसलिए अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इन दिनों नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी NDMC की तरफ से सफाई पर एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस के B और C ब्लॉकों को भी कूड़ा करकट से पाक करार दिया गया है। कूड़ा करकट से पाक करार देने का मतलब है कि अब यहाँ कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा। अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो उसे चालान की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। NDMC के चेयरमैन केशव चंद्र ने हमारे नामानिगार कृष्ण शाना से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस का B ब्लॉक अब कर दिया गया है कचरा मुक्त। जी हाँ, इस बाजार को कचरा मुक्त घोषित किया है NDMC ने। हमारे साथ NDMC चेयरमैन केशव चंद्रा जी हैं, बात करते हैं। पूरी NDMC में जो स्वच्छता का अभियान है पूरे जोर शोर से चल रहा है। 8 बजे सारे ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ये चारों के ऑफिसर, पूरे NDMC को 14 सर्कल्स में बांटा गया है और हर एक सर्कल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेड होता है और इन सारे 14 सर्कल्स में उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के साथ ये 4 डिपार्टमेंट के जो अपने रेस्पेक्टिव हेड्स हैं, ये सारे अपने एरिया में जाते हैं। कनॉट प्लेस का ये B और C ब्लॉक स्पेशली हम लोग पूरे कनॉट प्लेस को ले रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि उसमें स्वच्छता में पूरी भागीदारी दें। अक्सर लोग पान खाकर या गुटखा खाकर थूक देते हैं। जो सफ़ेद यहाँ के पिलर्स हैं उस पर वो बहुत ही भद्दा लगता है। तो हम तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ थोड़ा फ़ाइन भी कर रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मान लीजिए कहीं पे उन्होंने फेंक दिया तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि इसमें वाइट वॉशिंग भी होती है। तो ये जो इलाका है कनॉट प्लेस का इलाका, इसमें मैक्सिमम फुटफॉल होता है। बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं डेली बेसिस पे। तो जब ये दुकान खुलता है हमारा ध्येय ये ऐसा रहता है कि सुबह में इसकी पूरी सफाई हो जाए। और आप देख रहे होंगे डीप क्लीनिंग चल रही है, तो पूरी डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पे होती है और पूरी डीप क्लीनिंग के बाद पूरे दिन में आप देखते हैं फिर से वो उसी स्टैंडर्ड पे आ जाता है। लेकिन ये पूरे रूटीन में इसको परिवर्तित कर दिया गया है कि सिर्फ एक दिन ना हो बल्कि डेली बेसिस पे हो। अभी B और C ब्लॉक को लिटर फ्री घोषित किया गया है और A से M तक है पूरे कनॉट प्लेस में। तो ये पूरे M ब्लॉक तक इसको किया जाएगा
और इसमें सब के सब प्रतिबद्ध हैं कि ये कितना जल्दी हो सके, कितनी अच्छी तरह हो सके और एनडीएमसी एरिया का जो स्तर है इन चारों क्षेत्रों में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बढ़िया रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। फिलहाल कनॉट प्लेस के बी और सी ब्लॉक को कचरा मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन जल्द ही पूरे कनॉट प्लेस को कचरा मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, जिसके लिए एनडीएमसी लगातार स्वच्छता अभियान चला रहा है और लोगों को जागरूक भी बना रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्ती के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की अगर सफ़े अव्वल की सुर्खी की बात की जाए तो तशद्दुद के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमन व इस्तेहकाम की हिमायत पर अहमियत पर जोर दिया है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। बांग्लादेश की बात है। बांग्लादेश की खबर है मोहम्मद यूनुस दे सकते हैं इस्तीफ़ा। जी हाँ, तकरीबन 9 माह तक इन्होंने बांग्लादेश के हालात बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती चंद माह को छोड़ दिया जाए तो हालात बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा शायद इसी के मद्देनज़र फैसला लिया जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एजाज़िया तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह का बयान है। जी हाँ, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान की शनाख्त दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आ चुकी है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं इसी अखबार से। गज़ा इसराइली बमबारी जारी, 24 घंटों में 90 फ़लस्तीनी जाँ बहक बताए जा रहे हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की कुछ सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूडान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर ख़बरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जो जंग है, इस जंगज़दा सूडान में इंसानी सूरत हाल बदतरीन से बदतरीन होती जा रही है। और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के तर्जुमान ने ये बात कही है कि सूडान के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई बढ़ने के बाइस शहरी अपने घर बार छोड़कर पनागाहों की तरफ जा रहे हैं। और अब चलते चलते एक और सुर्खी भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया और नेपाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं कल। जी हाँ, जुमे को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया में ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.0 जबकि नेपाल में 4.3 रिकॉर्ड की गई है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। पोलैंड में मुनक़िदा अवलिन जॉन्स कोसोसन की मेमोरियल मुकाबले में स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जर्मनी के जैवलिन वेब्रास मुकाबले में सर-ए-फ़हरिस्त रहे और फातेह करार पाए। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स तीसरे नंबर पर रहे। नीरज, जिन्होंने हाल ही में दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर की रुकावट को अबूर किया था, इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दे रहे थे और वो 84.14 मीटर की बेहतरीन कोशिश के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।